नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री की। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री की हमारी एनसीईआरटी की सीरीज को। क्लास 11th की बात की जाए तो उसमें भी हम कुछ सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी की सीरीज लेकर के आए थे। वो सब्जेक्ट्स थे हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। उन सेम सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की सीरीज़ को हम क्लास 12th में भी कंटिन्यू रखेंगे। और अगर थोड़ा सा टाइम मैनेज हो पाया तो हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए भी एनसीईआरटी की सीरीज़ लेकर के आएंगे। जहाँ तक एनसीईआरटी सीरीज़ की बात है तो इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, तो देखिए, जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है नो डाउट बेस्ट होती है, उससे बेटर कुछ नहीं होता। कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की अगर बुक भी आप परचेज करोगे तो उनसे बेटर नहीं हो सकती। लेकिन उनकी कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ डिमेरिट्स भी होती है। जैसे देखिए, आप जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 10th तक वो सोशल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश मीडियम के थ्रू करते हैं। उसके बाद जब 11th में आते हैं तो टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते और वो हिंदी मीडियम के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। वहाँ पे जब वो हिंदी मीडियम में आते हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स है, उनका कंटेंट सर के ऊपर से चला जाता है। क्यों चला जाता है? कई सारे ड्रॉबैक्स की जैसे मैंने बात की, तो एक बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि उनकी लैंग्वेज बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। हैवी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो तत्सम भाषा के शब्द होते हैं, तत्सम जो वर्ड होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ पाता। दूसरे ये होता है कि एग्जाम्पल देते देते बहुत गहरी डुबकी मार लेते हैं कि हमें लगता है कि भाई ये एग्जाम्पल ही लेते रहेंगे, कंसेप्ट तो कब का क्लियर हो गया। कई बार जो एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं वो ठीक से हमें समझ में नहीं आ पाते क्योंकि वो हमारे आसपास के सराउंडिंग के एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। ओके, तो ये इश्यूज रहते हैं। तो इस एनसीईआरटी की सीरीज में हम क्या करते हैं कि आपका जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसको हम समराइज करते हैं। समराइज मतलब कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो लेकर के आते हैं। फिर हम आसपास के, आपके आसपास के एग्जाम्पल से वो सेट करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में आ पाए। और इसमें हमारा मेन जो फोकस रहता है वो आपका एग्जाम रहता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट्स, कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि जब आप चैप्टर को इस वीडियो के थ्रू करते हो तो उसके बाद एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ, ये सब कुछ हमें पता है। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से निकल के अभी आते हैं तो आपके पास इतना सारा कंसेप्ट, इतना सारा कंटेंट होता है कि आप उसको भी निपटा डालोगे। ओके, अगर हम बात करें क्लास 12th हिस्ट्री की या 11th हिस्ट्री की भी बात की जाए तो यहाँ पे जो बुक्स है उसमें कुछ अलग टाइप के ही इश्यूज रहते हैं। देखिए, दो इश्यू रहते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में। देखिए, हिस्ट्री को अगर हमें समझना है तो दो चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। एक तो उसमें स्टोरी होनी चाहिए, मतलब हम स्टोरी को बुन पाए कि हाँ उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, इस टाइप से। अगर वो स्टोरी टेलिंग मेथड से उस चैप्टर को करवाया जाए या उसको हम समझने की कोशिश करें तो मज़ा आता है। भाई, कहानी किसको पसंद नहीं होती? सबको पसंद होती है। कहानी के मेथड से हो तो कोई भी चैप्टर हम आसानी से समझ लेंगे। लेकिन एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक्स होती है उसमें ये थोड़ा सा मिसिंग पार्ट होता है, कहानी के ऊपर फोकस नहीं किया गया। दूसरा दिक्कत ये रहती है कि एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स है, क्लास 12th की भी बात की जाए तो उसमें क्या है कि 4 कदम कहानी आगे चलती है, 4 कदम वो पीछे चलती है, वो क्रॉनिकल ऑर्डर में नहीं होती। अब उसमें भी मज़ा ख़राब हो जाता है। अगर कहानी क्रॉनिकल ऑर्डर में चले कि उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, तो ठीक से हमें समझ में आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हम सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों इश्यूज़ रहते हैं। तो हम इस सीरीज़ में ये भी कोशिश करें कि वो क्रॉनिकल ऑर्डर में हो जाए, एक कहानी सी बन जाए, एक जैसे सीरियल होता ना उस टाइप से वो कड़ियाँ जुड़ जाए, तो आपको मज़ा आए और आपको ज़्यादा कुछ मतलब दिमाग भी ना लगाना पड़े कि भाई ये चीज़ है, ऐसे है, ठीक है, दैट्स ऑल, ख़त्म। जैसे हम सीरियल देखते हैं उसी टाइप से हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ के थ्रू। ओके, तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th हिस्ट्री का, ब्रिक्स, बेड्स एंड बॉन्स, ईंट, मनके और अस्थियाँ। देखिए भाई, टाइटल तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ फीका फीका सा लग रहा है, मज़ा नहीं आने वाला, ऐसा कुछ लग रहा है। और अगर थोड़ा सा राइटर जिन्होंने बुक तैयार की है तो थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट लेता तो टाइटल तो इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, होना चाहिए ना। अब इसमें हो सकता है ईंट से ईंट बजा देंगे, ओके, ईंट और पत्थर हो सकता है, सैनिकों आक्रमण हो सकता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो हो सकता है। इसमें बात की गई हड़प्पा सभ्यता की, तो ये भी हो सकता है वो कौन था, ओके, न जाने कौन सा शहर, इंटरेस्टिंग हो सकता था। तो आपको अगर माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है कि इस चैप्टर का टाइटल कुछ और अच्छा हो सकता था तो सजेस्ट कीजिएगा, नीचे बताइएगा कि भाई इस टाइप का टाइटल रखते तो ज़्यादा मज़ा आता, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइएगा।
ये जो हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में बात की गई शुरुआती दौर की, बात की गई हड़प्पा सभ्यता की, बात की गई सिंधु घाटी सभ्यता की, जहाँ से हमारी सभ्यता की शुरुआत होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता न केवल सबसे प्राचीन सभ्यता में से, सिविलाइजेशन में से एक थी, बल्कि बहुत महान सभ्यता भी थी। तो उनके फीचर्स की हम बात करेंगे कि उसमें ऐसा क्या था कि हम स्टडी करें। ओके, तो ये कुछ नया नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ने वाले। फीचर्स भी देखेंगे कि उस वक्त मकान कैसे बने होते थे, शहर कैसे बने होते थे, पानी की व्यवस्था कैसे की जाती थी, उसमें जैसे कुछ ऐसे स्नानागार वगैरह भी मिले हैं, वो बाथरूम वगैरह मिले हैं, तो वो भी हम देखेंगे किस टाइप के होते थे, किसके साथ व्यापार होता था, उसके बाद उनका हुआ क्या, गायब कैसे हो गई ये सभ्यता। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हिस्ट्री को समझना हो आपको, हिस्ट्री को, तो उसमें हमें चश्मा बदलना होता है। अगर आप वर्तमान में यहाँ पे बैठे हुए आईपीएल देख रहे हो, कोई मैच देख रहे हो, वर्तमान में अगर हिस्ट्री को पढ़ना चाहोगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। इसके लिए चश्मा बदलना ज़रूरी है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसका जायका, उसका स्वाद अलग होता है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, सोशलॉजी पढ़ते हो, उसी तरीके से आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। हिस्ट्री में आज की बात नहीं हो रही है, हिस्ट्री में बात हो रही है कल की, जो कल था। आप लास्ट ईयर 11th क्लास में थे, दैट इज हिस्ट्री। एंड एक और चीज़ माइंड में बिठाने की, हिस्ट्री इज नॉट ए बोरिंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता। एंड हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द डेट्स, डेट्स के बारे में नहीं होता। हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, कहानी होती है, और ये चेंजेस के बारे में होता है कि कल क्या था और आज क्या हुआ। आज जो हम हैं वो कल के कारण है। तो वो कल में जो जो बदलाव हुए, वो बदलाव हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और उसमें सारी चीज़ें डेट्स के अकॉर्डिंग हो वो ज़रूरी नहीं होता। अब देखिए, हम कुछ चीज़ों को देखें तो वो बदलाव अगर आज के चश्मे से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब जैसे बात करें तो इतिहास बदलता भी है। अब जो ड्रेस, जो यूनिफॉर्म पहन के अंग्रेज हमें डराते थे ना, वो यूनिफॉर्म आजकल अंग्रेजी बैंड वाले पहनते हैं। समझ में आ रहा है ना? इतिहास बदलता है। जिस यूनिफॉर्म को, जिस ड्रेस को पहन करके अंग्रेज हमें डराते थे, हुक्म चलाते थे, वही यूनिफॉर्म, वही ड्रेस आजकल अंग्रेजी बैंड वाले पहनते हैं। इतिहास बदल गया। अभी इसी तरीके से इतिहास को समझने की बात आ रही है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं, अक्सर ये सुनते हैं कि गांधी जी ने चरखे से आज़ादी दिला दी। अब के टाइम की बात करें तो हमें लगेगा भाई चरखे से थोड़ी आज़ादी मिलती है। लेकिन जब हम अपने माइंड को वहाँ लेकर के जाएंगे, उन सिचुएशन को समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, बिल्कुल सही है। सिर्फ चरखे के बल पर यहाँ पर इंडिया में चरखा चलाया गया और मिलें बंद हो गई थी ब्रिटेन में। हो सकता ना? वो कब समझ में आएगा? जब हम अपने मन को, अपने माइंड को उस दौर में लेकर के जाएंगे जिस दौर की बात हो रही है। एक छोटा सा किस्सा और सुनाता हूँ, फिर हम चैप्टर की बात करते हैं। देखिए, मेरी अगर बात की जाए तो मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए थे पहले। एक बार मेरा एक एग्ज़ाम था, वो जोधपुर था। ओके, जोधपुर एग्ज़ाम था। तो उस वक्त ये था कि जोधपुर एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो वो जो किले वगैरह, फोर्ट वगैरह, तो भाई वो तो देखना ही है। गई हैं तो देख के ही आएंगे ना। देखने गए, मज़ा सा नहीं आया। क्या था? कुछ नहीं था। बिल्डिंगें थी, उसमें कबूतर थे, साफ़ सफाई सी लगी नहीं, मज़ा नहीं आया। आ गया कि भाई इतनी दूर कौन देखने जाता है किले देखने में। तो एग्ज़ाम देने गया था, देखा है। उसके बाद घर आने के बाद उसी टाइम में जैसे एक टीवी सीरियल चल रहा था, महाराणा प्रताप। अब ज़बरदस्ती थी, घर वालों के साथ वो देखना पड़ा। कुछ दिनों तक देखे, इंटरेस्ट बन गया, उसको देखते रहे। फिर पता चला अच्छा ऐसे किले होते थे, वाह। फिर अगली बार जब एग्ज़ाम देने गया तो मैंने किले को दोबारा देखा। इस बार मज़ा आया, मज़ा आया। अच्छा, वाह, इसलिए दीवारें होती थी, यहाँ से सैनिक निकलते थे, यहाँ से वो दूसरी लाइन होती थी, वो अटैक करते थे, यहाँ पे राजा रहता था। वाह, मज़ा आया। अब क्या? अब तार जुड़ गए थे, कनेक्टिविटी सेट हो गई थी। अपने मन को मैं उस दौर में ले गया था, मज़ा आया। तो हिस्ट्री के साथ भी ऐसा ही है। आप उस दौर में जाइए, उन चीज़ों को उसी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, तब मज़ा आएगा। अभी की अगर बात करोगे तो आप कहोगे कि इंटों में, मनकों में, अस्थियों में क्या रखा है, वो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब हम उस दौर में जाएंगे तो मज़ा आएगा कि अच्छा, उस दौर में ये चीज़ें होती थी। आज की अगर हम दिल्ली की बात करें, आज की दिल्ली से, आज के इंडियन शहरों से ज़्यादा बेटर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर होते थे। सोचिए कितनी बेहतर चीज़ें होती होंगी। ओके, तो ये सब कुछ हम समझेंगे इस चैप्टर में। हमारा चैप्टर है ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स, ईंट, मनके और अस्थियां, जिसमें हम सभ्यता,
पहली जो हमारी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन होती क्या। देखिए, सभ्यता ऐसे लोगों के समूह को कहा जाता है जिनका जीवन, रहन सहन, जीवन निर्वाह के जो तौर तरीके होते हैं, उनकी विचारधारा होती है, उनकी मान्यताएं होती है, वो विशेष होती है और सुस्पष्ट होती है। ओके, उसे हम सभ्यता कहेंगे। यानी कि वो लोग सभ्य थे और उनके जो रीति रिवाज थे, उनका जीवन था, उनका रहन सहन था, उनके तौर तरीके थे, उनकी विचारधाराएं थी, उनकी जो मान्यताएं थी, वो कुछ अलग थी, यूनिक थी और बिल्कुल क्लियर थी। तो उसको हम एक सभ्यता का नाम दे देते हैं। जैसे हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की, हम बात करते हैं हवांग हो सभ्यता की, हम बात करते हैं दजला फरात सभ्यता की। तो ये सभ्यताएं हैं जिनके तौर तरीके, रीति रिवाज, संस्कृति, काम सब अलग थे, यूनिक थे उस टाइम में। तो उसको हमने सिविलाइजेशन का नाम दे दिया और तीनों अलग अलग सिविलाइजेशन हो गई। तो इस चैप्टर में हम इसी टाइप की एक सभ्यता की बात करने वाले हैं जो बहुत रिच थी, बहुत स्पष्ट थी, बहुत धनी कह सकते हैं सांस्कृतिक तौर पर, उसकी हम बात करने वाले हैं। और वो हमारी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें देखिए कि इसके लिए कई बार एक और शब्द यूज में आता है, वो है संस्कृति। ओके, हड़प्पा संस्कृति हम वर्ड यूज कर लेते हैं। ओके, सिंधु घाटी की संस्कृति वर्ड यूज कर लेते हैं। तो ये संस्कृति जो शब्द हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसका क्या मतलब निकलता है? तो देखिए, जो पुरातत्वविद है वो जो कल्चर वर्ड का यूज करते हैं, संस्कृति शब्द का जो यूज करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है पूरा वस्तुओं के लिए। जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं उनके ऐसे समूह के लिए प्रयोग करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड से संबंधित होते हैं। देखिए, जो इतिहासकार होते हैं वो संस्कृति शब्द का जो यूज करते हैं वो ऐसी वस्तुओं के लिए, ऐसी घटनाओं के लिए यूज करते हैं जो एक ही समय की हो और अलग हो, एक ही समय की, एक विशेष स्थान की हो। जैसे अगर हम कहें तो हड़प्पा संस्कृति कह सकते हैं, उसको हम इराकी संस्कृति कह सकते हैं, उसको हम चाइनीज संस्कृति कह सकते हैं। तो वो देखिए एक ही कालखंड की है, एक विशेष क्षेत्र की है, तो उसको हमने संस्कृति, सिविलाइजेशन वर्ड हमने यूज कर लिया। तो इसको आप चाहे सभ्यता कह लीजिए, चाहे इसको आप संस्कृति या सिविलाइजेशन वर्ड यूज कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक, समझ में आ गया ना कि इसको सभ्यता कहने का मतलब क्या होता है और इसको संस्कृति अगर वर्ड यूज किया जाता है तो उसका मतलब क्या निकलता है। ठीक, तो ये कुछ चीजें हमारी क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? सबसे पहले तो देखिए, ये चीजें आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो, वहां पे थोड़ा सा आपने पढ़ा था कि अच्छा हड़प्पा कालीन में ऐसा होता था, मोहनजोदड़ो में ऐसा होता था। तो इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? कुछ और नहीं कह सकते, दिल्ली सभ्यता, भारतीय सभ्यता, ओके, या कुछ नया रोमांटिक सा अच्छा सा प्यारा सा नाम भी रखा जा सकता है। ओके, जैसे आजकल IPL की टीमों के नाम है तो इस टाइप से भी रखा जा सकता है। हड़प्पा ही क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण ये कि सबसे पहले जब खोज हुई थी, ओके, तो सबसे पहले इस संस्कृति की, इस सिविलाइजेशन की जो खोज हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी और इसी के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। मान लीजिए खोज होती दिल्ली के आसपास तो इसको दिल्ली सभ्यता कहा जाता। अगर ये खोज होती कहीं मुंबई के आसपास, हालांकि मुंबई तो उस वक्त था ही नहीं, लेकिन बाद में अगर मुंबई के आसपास होती तो इसको मुंबई सभ्यता कहा जाता। तो इसी तरीके से इसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी तो इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसके अगर पीरियड की बात करें तो इसका जो काल माना जाता है वो माना जाता है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता रही है। यानी कि लगभग 700 ईयर्स के आसपास में कुल इस सभ्यता ने, इस सिविलाइजेशन ने सर्वाइव किया है। तो वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। ओके, अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, दो चीजें क्लियर होगी कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये जो संस्कृति है, ये जो सिविलाइजेशन है, इस सभ्यता की जो खोज है वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और उसके बाद बात की जाए कि ये कब से कब तक रही, तो हड़प्पा सभ्यता वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका काल पीरियड माना जाता है, कालखंड माना जाता है। और इस सभ्यता के 3 चरण माने जाते हैं, यानी कि इसको 3 चरणों में बांटा जा सकता है। डीप में नहीं जाना, बिल्कुल आपको सिर्फ थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए कि इसको 3 भागों बांट सकते हैं। एक तो हो गया आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, उसके बाद विकसित हड़प्पा संस्कृति और उसके बाद परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। देखिए, आरंभिक है शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर की बात करें तो उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। उसके बाद दूसरे दौर में वो विकसित हो गई थी, चरम पर थी, और तीसरे दौर में वो पतन की तरफ आ गई थी, उसमें कुछ कमियां आ गई थी, धीरे धीरे वो पतन की तरफ आ गई थी। तो इस आधार पर इसको 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है जब हमें डीप में
जाकर के अगर डीपली अगर स्टडी करनी हो तो इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग पीरियड में और इसकी स्टडी की जा सकती है। उसके बाद अगर बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता जिसमें खोज की गई थी, तो बहुत सारे हमें इस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत कह सकते हैं, इस प्रकार के कह सकते हैं कि ऐतिहासिक वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है। उसमें से सबसे विशिष्ट क्या था? तो सबसे विशिष्ट अगर वस्तु की बात की जाए, सबसे विशिष्ट जो प्राचीन वस्तु जो हमें मिली थी तो वो है मोहर, वहाँ से जो प्राप्त हुई थी। मुहर बोल दीजिए या मोहर बोल दीजिए, अभी हम मोहर बोलते हैं, वैसे ऐतिहासिक शब्द की बात करें तो वो मोहर होता है। मोहर ये एक सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी और ये अलग अलग कार्यों के लिए मोहर को यूज़ किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। इसके ऊपर कुछ चित्र बने होते थे और कुछ उसमें नाम भी लिखे होते थे। क्या लिखा है वो हालांकि अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो अभी तक किसी के समझ में नहीं आई है। ठीक, तो चित्र बने होते थे और उसके ऊपर नाम लिखे होते। संभवतः ये हो सकता है कि जो व्यापार किया जाता था, सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, तो उसको पैक करने के बाद, जैसे आपने देखा होगा कि स्टैंप लगाई जाती है, सीबीएसई वगैरह के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जब वापस भेज जाती है तो उसके ऊपर वो स्टैंप लगती है। ओके, इसी टाइप की वो मोहरें होती थी। तो उसमें माना जाता है कि ठीक है, चित्र तो हमें समझ में आ गए, जो कुछ लिखा तो हो सकता है भेजने वाले का नाम वगैरह होता होगा उसके ऊपर। ठीक, उसके बाद बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की गई तो उससे हमें क्या कुछ प्राप्त हुआ, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि उस वक्त ये रहा होगा, वो रहा होगा, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। तो उसमें भोजन के भी अवशेष मिले हैं जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि उस वक्त भोजन, किस प्रकार के भोजन किए जाते थे, कौन कौन से खाद्य के स्रोत हुआ करते थे। तो हड़प्पा जो संस्कृति है उसके खुदाई स्थल से मिले भोजन अवशेष में क्या है, सबसे पहले अनाज की बात की जाए तो गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल और बाजरे के दाने हैं वो गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। यानी कि उनके भोजन की बात की जाए तो उसमें कुछ अनाज शामिल थे, उसमें गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल और बाजरे के दाने अगर मिले तो इसका मतलब बाजरा, ये सभी प्रमुख खाद्य फसलें कह सकते हैं जिनका वो प्रयोग करते थे, जिनके बारे में उन्हें पता था, यानी कि जो ज्ञात थी उनको, और इनका उत्पादन किया जाता था। उसके साथ साथ वहाँ पे अन्य अगर भोजन अवशेषों की बात करें तो उसमें जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इसमें भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, बैल, ओके, वृषभ, ये सब कुछ मिले हैं। तो इससे आइडिया लगता है कि इनका पालन किया जाता होगा, यानी कि इन सभी जानवरों से वो परिचित थे और इन सब का वो पशुपालन किया करते थे, यानी कि इनको पालते भी थे। और इनका प्रयोग ज़रूरी नहीं कि इनका प्रयोग वो सिर्फ जैसे मांस मीट के तौर पे करते हों, कि इनका प्रयोग हो सकता है कि वो दूध वगैरह के लिए, ऊन वगैरह के लिए इनको पालते होंगे। इसके साथ साथ इनका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए भी किया जाता था। जैसे हम अगर बात की जाए बैलगाड़ी, जैसे हम देखते हैं तो बैलगाड़ी वगैरह या बैल वगैरह का प्रयोग जो किया जाता था तो व्यापार वगैरह के लिए या कृषि वगैरह के लिए किया जाता था। ओके, तो ये मुख्य जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई उसी स्थल से जहां पे हड़प्पा की खुदाई हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि पशुपालन में महारत हासिल थी और जिन पशुओं को पालते थे उनमें भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और बैल इत्यादि शामिल थे। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्हीं स्थलों से मछलियों और पक्षियों के अवशेष भी प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि मत्स्य पालन भी किया जाता था और ये भी उनके भोजन का एक अभिन्न अंग रहा होगा। ओके, ये हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से? हड़प्पा की जब खुदाई हुई है। इसका मतलब ये सब कुछ उनके भोजन का हिस्सा थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में हमें जो साक्ष्य मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, जो जानकारी के स्रोत हैं, उसकी हम बात करते हैं कि कौन कौन से जानकारी के स्रोत हैं जिनके आधार पे हम इतनी सारी कहानी लिख रहे हैं कि हाँ ये होता होगा, वो होता होगा। तो देखिए कई सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई जो खुदाई हुई है। तो उसमें जैसे आवास प्राप्त हुए, घर वगैरह बने हुए, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस वक्त कितने विकसित थे, कैसे घर होते थे, किस तरीके से बनाए जाते थे। इसके साथ साथ मृद भांड, मिट्टी के बने हुए भांड मतलब बर्तन मिले हैं, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, कलाकारी भी की गई है, चित्रकारी भी की गई है। उससे बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं उस वक्त के लोगों की रुचि किस प्रकार की थी, चित्रकला किस अवस्था में थी, किस चित्रकला से हम आइडिया लगाते हैं कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी, वहाँ के रीति रिवाज कैसे थे, तो वो हमें पता चलता है। आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, औजार भी प्राप्त हुए हैं, तो विकसित कितनी थी ये हमें आइडिया लगता है। मोहरें प्राप्त हुई है, हालांकि उसके ऊपर क्या लिखा है वो अभी पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मोहरों से भी मिली है, व्यापार इत्यादि के बारे में। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी इमारतें भी मिली है, सार्वजनिक इमारतें भी मिली है, तो उससे भी आइडिया लगा जाता है कि वो विकसित कितनी थी अवस्थाएं।
जो उस अवस्था की बात करें तो उन अवस्थाओं में हड़प्पा संस्कृति कितनी डेवलप थी वो हम आइडिया लगाते हैं। इसके साथ साथ खुदाई से कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए, यानी कि ये सब कुछ है हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के प्रमुख स्रोत। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि इनमें से अगर पूछा जाए कि कौन से प्रमुख स्रोत है, तो आपको अच्छे से थोड़ा थोड़ा आप इनको डिटेल में जाकर के लिख सकते हो। उसके बाद बात आती है कि हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र कौन से थे, कहाँ तक ये फैली हुई थी। तो इसकी अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान और इंडिया तक फैली हुई थी, यानी कि अफगानिस्तान इसमें कुछ भाग मिले इसके, जम्मू बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में हो गया, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा के भी कुछ प्लेसेस हैं। ओके, तो वहाँ पर इस संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं वो खुदाई के बाद प्राप्त हुए हैं। ओके, यानी कि जब रिसर्च की गई तो कुछ ऐसे जगह जहाँ पर खुदाई की गई और उसके बाद कुछ केंद्र हैं उनके बारे में पता चला है और वहाँ से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई। यानी कि मुख्य जो केंद्र था इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास बसी हुई सभ्यता थी। तो इसका मुख्य जो केंद्र है वो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ जैसे हिंदू की सहायक नदियाँ हैं वो इंडिया से 500 जो पंजाब की नदियाँ वो निकलती हैं इस साइड में, गुजरात में भी अच्छी खासी बस्तियाँ हैं, लोथल जैसा एक बड़ा शहर है उसकी खोज की गई वो गुजरात में है। इसके साथ साथ वेस्टर्न यूपी तक भी वो बस्तियाँ फैली हुई, यानी कि काफ़ी बड़े एरिया में ये सभ्यता थी वो विकसित थी। उसके बाद यहाँ पे हम वापस आते हैं कि क्या कुछ प्राप्त हुआ है। उसमें कृषि के कुछ अवशेष मिले हमें, कौन से साक्ष्य मिले हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कृषि विकसित अवस्था में थी। तो देखिए कृषि के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है तो उसमें चोलिस्तान के कई स्थलों, बनावाली, हरियाणा से मिट्टी से बने हुए हल मिले हैं। देखिए चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक स्थल है वहाँ से, और बनावाली जो हरियाणा में अगर हम बात करें तो हरियाणा के बिल्कुल सेंटर में हिसार आता है और हिसार से लगभग 45 किलोमीटर से आगे की तरफ हम निकलते हैं तो वहाँ पे फतेहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट आता है, तो उसके लगभग 10 किलोमीटर के आसपास में बनावाली है जहाँ पे एक बार मैं विजिट भी कर चुका हूँ। तो वहाँ से मिट्टी के बने हुए हल मिले हैं। ठीक, तो ये जो हल मिले हैं जहाँ से भी, या कृषि के जो औजार मिले, उससे एक आइडिया लगता है कि हाँ कृषि है वो विकसित अवस्था में थी और बड़े अच्छे तरीके से कृषि को किया जाता था। इसके अलावा जो इतिहासकार है, पुरातत्वविद हैं, उनको कालीबंगा जो राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर की साइड में रह जाता है, तो वहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, यानी कि खेत है उसकी बुआई की गई है उसका साक्ष्य मिला है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में सोरतुरघई एक जगह है, वहाँ पर नहरों के भी अवशेष मिले। इससे भी पता चलता है कि बहुत एडवांस लेवल पर कृषि की जाती थी, सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं थे कि बारिश होगी उसके बाद उत्पादन किया जाएगा या कृषि की जाएगी, बल्कि नहरें हैं वो डेवलप की गई। तो उससे भी आइडिया लगा सकते हैं, देखिए नहरें अपने यहाँ पर कितनी बाद में जाकर के डेवलप हुई हैं और वो उस दौर में नहरें उन्होंने निकाल ली थी। धोलीवीरा, जो धोलावीरा की अगर बात करें गुजरात में है, वहाँ पे जलाशय भी मिले हैं, काफ़ी सारे जलाशय मिले हैं, काफ़ी सारे तालाब मिले हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इतने सारे तालाब मिले हैं उस जगह से, तो उनका प्रयोग संभवतः कृषि के लिए किया जाता था, यानी कि सिंचाई हेतु उनमें जल संग्रहण किया जाता होगा। तो ये देखिए कि कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि उस वक्त कृषि है वो काफ़ी विकसित अवस्था में थी और कृषि है उसके ऊपर अच्छा खासा जोर दिया जा रहा था, यानी कि वो सभ्यता उस हालात में थी कि वहाँ अनाज की कोई कमी नहीं थी और काफ़ी सारे लोग थे वो कृषि के व्यवसाय में भी लगे हुए रहे होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की कुछ बस्तियों की। हड़प्पा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण अगर बस्तियों की बात की जाए कि उन बस्तियों की क्या विशेषताएं होती थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां बनी होती थी, बड़े बड़े शहरों की बात करें तो जो बस्तियां थी उसमें वो 2 भागों में बंटी होती थी। कोई भी बस्ती जो मिली, कोई भी छोटा शहर या कस्बा जो मिला है वो 2 भागों में बंटे होते थे। एक तो होता था दुर्ग, ठीक, यानी कि दुर्ग होता था, ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बने होते थे, यानी कि चबूतरा बनाया जाता था कच्ची ईंटों का, उसके ऊपर बने होते थे ये दुर्ग। दुर्ग को चारों ओर से दीवारों से घेरा जाता था और दुर्ग पर जो दुर्ग है उस पर संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक जो प्रयोग है उसके लिए किया जाता है, यानी कि जो शहर या कस्बा होता था उसके बीच में एक चबूतरा बनाया जाता था, उस चबूतरे के ऊपर ये दुर्ग बने होते थे और दुर्ग जो बने होते थे उस पे चारों तरफ से उसकी तरफ, यानी कि दुर्ग है उसके चारों तरफ दीवारों से उसको घेरा जाता था और ये बीच में होता था
और उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि जैसे सार्वजनिक तौर पर जो सम्राट या जो शासक होते थे, तो उस वक्त जो कोई त्यौहार वगैरह मनाया जाता था या उत्सव वगैरह का आयोजन किया जाता था, उस समय इस दुर्ग का, उस स्थान का, उस स्थल का प्रयोग किया जाता होगा। यानी कि चाहे वो उत्सव मनाया जाता था या कोई हवन या इस टाइप का अनुष्ठान वगैरह किया जाता था, तो उस वक्त दुर्ग का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद दूसरा पार्ट था निचला शहर, जो नीचे की साइड में होते थे, उसके चारों तरफ, दुर्ग के चारों तरफ होते थे। निचला जो शहर था उसमें आवासीय भवन हुआ करते थे। ओके, निचला शहर भी दीवार से घेरा जाता था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर भी बनाए गए, उनमें से जो कि नींव का कार्य करते थे, और वो उसके चारों तरफ थे। और जो घर होते थे, जो मकान बने होते थे, आवास जो बने होते थे निचले शहर में, वो बड़े योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे उस वक्त। यानी कि समकोण के ऊपर काटती हुई गलियां होती थी, सिंचाई, वो पानी की जो नालियां वगैरह है उनकी व्यवस्था बड़ी अच्छे से की गई थी। यानी कि निकासी की व्यवस्था बड़े अच्छे से की जाती थी। और जो घर बने होते थे उनके जो डिज़ाइन जिस तरीके से तैयार किए जाते थे, नक्शे जो तैयार किए जाते थे, वो भी बड़े प्रॉपर तरीके से, ज़्यादातर घरों के जो नक्शे थे वो आपस में मिलते थे। जैसे जो गेट होता था मेन गली से खुलता था और उससे पूरा आंगन दिखाई नहीं देता था, वो प्रॉपर तरीके से बने होते थे। यानी कि बस्तियों को हमें कितना याद रखना, हमें याद रखना कि बस्तियाँ जो होती थी, बस्तियाँ कुछ छोटे आकार की बस्तियाँ मिली है और कुछ बड़े आकार की बस्तियाँ मिली है। हालांकि उनकी जो संरचना है, बनावट जो है वो एक जैसी है। उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, दुर्ग जो बिल्कुल सेंटर में होता था, ऊंचाई पे होता था, और दूसरा निचला शहर जो कि आवासीय बस्ती हुआ करती थी। उसके बाद अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो उसकी सड़कें और गलियाँ थी वो विशेष हुआ करती थी। सड़कें, गलियाँ और जो निकासी की व्यवस्था थी वो कुछ विशेष थी, जिसके अगर हम साथ तुलना करें हम अन्य सभ्यताओं की, तो ऐसा लगता कि ये जो सभ्यता थी, ये जो सिविलाइजेशन थी, वो कहीं आगे थी उन सिविलाइजेशन से। जैसे दजला फ्रात हो गई, हवांग हो सभ्यता हो गई। तो इसकी सड़कों और गलियों की अगर विशेषताओं की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया जाता था। ओके, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इसका मतलब है कि शहर बसने से पहले, गांव बसने से पहले एक तरीके से योजना बनाई जाती थी, प्लानिंग के बाद। जैसे हम चंडीगढ़ की बात करते हैं कि प्लानिंग के बाद बसाया हुआ शहर है, सुंदर दिखता है, तो वहाँ का हर शहर, हर जो कस्बा था, वो प्लानिंग के साथ बसाया जाता था। इसलिए वहाँ पर जो सड़कें थी, जो गलियाँ थी, वो ग्रिड पद्धति से बनी होती थी और समकोण के ऊपर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर एक दूसरे को काटती थी। जल निकास प्रणाली वहाँ की अनूठी होती थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। सड़कों के साथ साथ वो नालियों को बनाया गया था और सड़कों और गलियों के अगल बगल आवासों को बनाया गया था। और नालियाँ जो आती थी वो एक जगह आकर के मेन नाली से जुड़ती थी, लेकिन उससे पहले भी छोटे छोटे कह सकते कि टैंक टाइप से बनाए गए थे, ताकि ठोस पदार्थ है वहाँ पर अटक जाए, पानी आगे खिसक जाए, ऐसा कुछ किया जाता था। ये जो आजकल हम देखते हैं कि शहरों में एक साइड में या गाँव में हम देखते हैं कि नालियाँ एक साइड में, अब कल की बात है अपने यहाँ पे, और वो हजारों साल पहले ये चीज़ कर चुके थे। ओके, तो ये था कि वहाँ पर किस प्रकार से गलियों या फिर सड़कों की व्यवस्था थी। उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कि वहाँ पर सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। देखिए, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ से सिंचाई के भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि जैसे अफ़गानिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के कुछ भाग की बात की जाए, तो वहाँ पे नहरों के भी एविडेंसेस मिले हैं, कुछ प्रूफ मिले हैं कि हाँ नहरें होती थी। तो उस वक्त इसका मतलब ये कि नहरें भी थी, इसका मतलब कुछ जगह पर जलाशय भी मिले हैं, यानी कृषि उन्नत थी। तो उसके पीछे एक मेन कारण यह था कि सिंचाई की बड़ी अच्छे से व्यवस्था थी उस वक्त। तो सिंचाई के स्रोत कौन से थे? एक तो नहरें थी, कुछ इलाकों में नहरें हैं, उसके एविडेंसेस मिले, यानी कि नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। ये नहरें निकाली जाती थी नदियों से, और उसके बाद जो जब बारिश नहीं होती थी उनके द्वारा पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था। दूसरा, कुछ जगह पर कुएं हैं, उनके भी अवशेष प्राप्त हुए, मतलब उनका भी प्रयोग किया जाता था सिंचाई के कार्यों के लिए। और तीसरा है जलाशय। गुजरात की बात करें पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जलाशय, धोलावीरा है, उसके आसपास के इलाके में मिले, तो ये प्रूव करते हैं कि वहाँ पर जलाशयों का प्रयोग है वो भी सिंचाई के लिए किया जाता है। तो 3 प्रमुख स्रोत थे सिंचाई के लिए, नहरें, कुएं और जलाशय। उसके साथ साथ वहाँ पे एक जो और विशेष स्थान रहा है वो है वहाँ का विशाल स्नानागार। इसके बारे में काफ़ी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उसका एक बड़ा शहर है।
तो वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो उसकी क्या विशेषता है? देखिए, ये जो विशाल स्नानागार है, जो बाथरूम की हम बात करें, एक आयताकार जलाशय है जिसको बनाया गया, आयताकार जलाशय। ठीक, आयताकार समझ रहे हो ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो एक आयताकार जलाशय तालाब है और जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है, उसके चारों तरफ दीवारें बनाई गई है, इस टाइप का ये बनाया गया है। और जलाशय के तल तक जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, यानी कि तले तक जाएं, नीचे तक जाएं तो चारों तरफ सीढ़ियों को बनाया गया है। और उम्मीद की जाती है, यानी कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो प्रयोग है वो विशेष अवसर पर सार्वजनिक जो कार्यक्रम थे उसमें किया जाता है। कि हो सकता है वो धार्मिक तौर पर इनका प्रयोग किया जाता हो सकता है कोई विशेष अवसर हो तो उस वक्त इसका प्रयोग किया जाता हो, यानी कि ये रोज़मर्रा के लिए नहीं थे। ये नहीं था कि हर रोज़ के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, ये सार्वजनिक जलाशय था और इसका प्रयोग किसी विशेष अवसर पर, उत्सव या त्योहार के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता था। ओके, उसके बाद यहाँ पे है, हम बात करेंगे कि वहाँ पर उस समय की हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हमें काफ़ी सारे मानक भी प्राप्त हुए हैं। ओके, और उनमें कौन से पदार्थों का प्रयोग किया गया था तो ये हमें देखना। मानक नहीं, यहाँ पे वर्ड सही से नहीं लिखा गया, मनके भी प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आपके चैप्टर का टाइटल है। तो वहाँ से काफ़ी सारे हमें मनके भी प्राप्त हुए हैं और वो मनके वो हमें दिखाते हैं कि उस वक्त वहाँ पर कला कितनी उस थी, किस प्रकार की कारीगरी की जाती थी, किस प्रकार के शिल्प कार्य किए जाते थे। तो जो मनके हैं उनमें जो पदार्थ प्रयोग में लाया गया वो अलग अलग पदार्थ है, जैसे कि उसमें कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का है, उसका प्रयोग किया गया, कहीं पे जेस्पर का प्रयोग किया गया, कहीं पे क्वार्ट्ज का प्रयोग किया गया, कहीं पे सेल खड़ी से भी वो बनाए गए हैं। इसके साथ साथ तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं उनका भी प्रयोग किया गया है, शंख, फ्योन्स, पक्की मिट्टी, यानी कि काफ़ी सारे अलग अलग मटेरियल है उनका प्रयोग किया गया मनके के बनाने के लिए। और इनके आकार है वो भी अलग अलग प्रकार के मिले हैं, कहीं पे बेलनाकार है, कहीं पे गोलाकार है, कहीं पे खंडित आकार के हैं, कहीं पे चक्कर के आकार के हैं, तो अलग अलग आकार के मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ ये नहीं कि एक ही टाइप की कुछ चीज़ें होती थी, अलग अलग टाइप की डिमांड में थी। और जैसे जैसे वैरायटीज़ कहीं पे अगर मिलती है किसी भी वस्तु की तो वो ये दिखाता है कि अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ थी, इसका मतलब वहाँ पर इसी टाइप की डिमांड रही होगी और ये जो कला है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित रही होगी और इनका अलग अलग उद्देश्य से प्रयोग किया जाता रहा होगा। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने छोटा सा टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया कि जो मनके थे वो किस टाइप के मिलते थे, क्योंकि चैप्टर के टाइटल में दिया गया। ओके, ईंट, मनके और अस्थियाँ, तो मनके थे वो काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल है वहाँ से प्राप्त हुए हैं और ये अलग अलग पदार्थों से बने होते थे और अलग अलग आकार के होते थे। और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वहाँ की शिल्प कला में मनकों का एक प्रमुख स्थान था और मनके हैं वो अलग अलग स्थानों से मिले, मतलब अलग अलग स्थानों पर मनके हैं उनको बनाया जाता था और इनको सजावट के लिए या फिर एज ए आभूषण के तौर पर इनका प्रयोग किया जाता रहा होगा। उसके बाद बात आती है कि बस्ती के नियोजन की। बस्ती का नियोजन मतलब जो प्लानिंग की हमने, जैसे ऊपर थोड़ा सा समझा कि बस्तियां होती थी वो दो भागों में बंटी होती थी, हमने थोड़ा सा समझा कि दुर्ग होते थे और निचली बस्तियां, आबाद शहर होता था। तो ये जो बस्ती होती थी उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती थी? देखिए, बस्ती का नियोजन किया जाता था। पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, नियोजन मतलब प्लानिंग। प्लानिंग समझते हो ना, आप ही प्लानिंग करते हो, जो आप टाइम टेबल बनाते हो प्लानिंग होती है। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होती है कि क्या करना, कब करना और कैसे करना, पहले से डिसाइड करना। आपको कल जाना है, घूमने के लिए जाना है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, घूमने के लिए जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, डिसाइड कर लिया, तो दैट इज़ ए प्लानिंग। ओके, जब हम प्लानिंग करते हैं कोई भी चीज़ है तो वो बेटर तरीके से आते हैं, यानी कि उनके रिजल्ट्स है वो बेटर रहते हैं। तो यहाँ पे जो बस्ती जितनी भी मिली है हड़प्पा सभ्यता में, वो सारी बस्तियाँ प्लानिंग करके बनाई गई है। ओके, उसके अनुसार फिर उनको प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसका आइडिया हमें कैसे चलता है? यहाँ की बनी ईंटों से आइडिया लगता है। यहाँ की जो ईंटें हैं वो सुखाकर या फिर भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। ओके, कच्ची ईंटें वो सुखा करके बनाई गई, पक्की ईंटें उनको भट्टी में पका करके बनाया गया। और ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, और उनकी जो ऊंचाई थी वो क्रमशः 4 और 2 गुनी होती थी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई है वो 4 गुनी और ऊंचाई है वो 2 गुनी होती थी। और वो सब जगह एक ही जैसे इस अनुपात में मिली है, एक रेशो में मिली है। इससे पता चलता है कि प्लानिंग थी, ऑटोमेटिक चीज़ें नहीं हो रही थी। यानी कि ईंटें जब एक ही अनुपात में मिल रही, मतलब सब कुछ प्लानिंग के साथ होता था कि कितना ऊंचा लेना है, किस टाइप से लेना है, तो वो सारी चीज़ें पहले से सेट की जाती थी। और इस प्रकार की ईंटें वो सभी हड़प्पा की बस्तियों में
प्रयोग में लाई गई है। तो इससे हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो भी बस्तियां डेवलप हुई थी वो सारी की सारी बस्तियां थी वो डेवलप की गई थी प्लानिंग के साथ। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं कि और क्या है जिससे पता चलता है कि प्लानिंग के साथ, नियोजन के साथ बस्तियां बनाई जाती थी। इसमें आप बताओगे कि जितनी भी बस्तियां बनी हुई है उनमें एक विशेष पैटर्न का प्रयोग किया गया है। जो आवास है उन सभी के आवास के दरवाजे वो मेन गली पे खुलते हैं। सभी के जो दरवाजे उनसे आंगन दिखाई नहीं देता है। उसमें जल निकासी का प्रबंध बड़े अच्छे से किया गया है। घर की नालियां हैं उनको जोड़ा गया है, जो शहर की गलियों की नालियां उनसे जोड़ा गया है। तो ये सारी विशेषताएं वो सब जगह एक जैसी मिली है। तो इससे पता चलता है कि जितनी भी बस्तियां बनी थी वो नियोजन प्लानिंग के साथ सेटअप की गई थी। उसके बाद वहाँ पे देखिए कि दूसरी विशेषता की बात करें, देखिए सारी चीज़ें जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ तो ये पता चल रही कि सब कुछ प्लान आउट था। आज के शहरों से ज़्यादा डेवलप शहर थे। ओके, साफ सफाई की, जल की निकासी की सारी व्यवस्था की गई थी। अब इसमें एक विशेषता जो और प्रमुख है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी बस्तियां हमें प्राप्त हुई है, जहाँ जहाँ भी खोज हुई है, उनमें जल निकासी की बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, पानी को निकालने की व्यवस्था। तो इसमें देखिए क्या विशेषताएं थी उसकी। एक तो ये कि जितनी भी नालियां बनी हुई थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई है। जितनी भी जहां पर भी खोज हुई है किससे बनी है? पक्की ईंटों से। उस वक्त में पक्की ईंटों से। अभी की बात करें भारत में गांव में अभी लास्ट 10 ईयर्स में पक्की ईंटों से बनी है और कुछ गाँव में अभी भी नहीं बनी है, और वो हज़ारों साल पहले पक्की ईंटों से बना करके बैठे थे। उसके साथ साथ ये जो नालियाँ थी वो सड़कों के साथ साथ बनाई गई थी, सड़कों के किनारों में, यानी कि पानी है उतर के उनकी साइड में चला जाए, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बड़ा बेटर था, बहुत अच्छा था। और यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। यानी कि घर के जो गंदे पानी थे उसको नालियों से जोड़ना था, इसलिए गलियां इस टाइप से बनाई जाती थी कि कम से कम एक दीवार थी वो घरों की गली के साथ लगती थी और वहीं से होकर के वो नाली निकलती थी जो गली की नाली से जुड़ती थी। ओके, बड़ी अच्छे से प्लानिंग थी। जो हम सेक्टर वगैरह देखते हैं, डेवलप जो एरिया देखते हैं, वो इसी टाइप से बना होता है, वो उस वक्त उन्होंने कर लिया था। इसके साथ साथ ये नालियाँ थी उनको ढका जाता था। और ढका कैसे जाता था? कुछ ऐसे ढका जाता था कि जब सफाई करनी हो तो उनको हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की जो पट्टिका थी उनको भी प्रयोग में लेकर के आते थे, यानी कि उसको अगर लंबे तौर पे कवर करना है तो इस टाइप से प्रयोग किया जाता था। लेकिन ढकने का तरीका ये होता था कि जब हटाना पड़े तो उनको हटाया जा सके। घर की जो नालियाँ थी उनका भी एक विशेष टाइप से उनको सेटअप किया गया था कि सबसे पहले एक छोटे से टैंक में, टैंक या मलकुंड है उसमें खाली होती थी। अब उससे क्या होता था कि उसमें ठोस पदार्थ था वो जमा हो जाता था और जो गंदा पानी था फिर वो ऊपर आकर के आगे निकल जाता था। तो इससे वो नालियाँ थी वो ब्लॉक नहीं हो पाती थी। तो ये सब कुछ भी अच्छे से मैनेज करके किया जाता था। इसी तरीके से जो लंबे नाले होते थे जो शहर से, कस्बे से बाहर की तरफ जाते थे, उसमें भी थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर इस प्रकार की होदियाँ, टैंक इत्यादि बनाए जाते थे ताकि जो ठोस मटेरियल है ओके वो वहाँ पे जमा हो जाए और पानी आगे बहता रहे। और ठोस मटेरियल वाली जो टंकियाँ थी उनकी समय समय पर सफाई की जाती थी। तो ये वाटर का जो ड्रेनेज का जो मैनेजमेंट था बड़ा ज़बरदस्त था, यूनिक था हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद वहाँ के आवासीय व्यवस्था को भी हम देख लेते हैं कि जो घर बने होते थे उनमें क्या खास था। ऊपर हमने बात की ना कि बीच में दुर्ग होता था और निचली बस्तियाँ होती थी, उसमें वो घर वगैरह बने होते थे। वो आवास कैसे होते थे? अब ये जो यहाँ के आवास थे ये इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ अलग से नहीं आएगा। रॉकेट साइंस मैंने बताया कि है बिल्कुल ही नहीं, तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही, कुछ चीज़ें आप अज्यूम करके भी लिख सकते हो, एड ऑन कर सकते हो आप। तो यह देखिए वहाँ के जो घर बने होते थे उनकी विशेषता क्या थी कि कई आवास एक आंगन पर केंद्रित होते थे, यानी कि कई सारे मकान, कमरे कह लीजिए, रूम्स कह लीजिए, वो बने होते थे और उनका आंगन एक ही होता था, ठीक, जिसके चारों तरफ कमरे बने होते थे और संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। यानी कि कमरे चारों तरफ होते थे, बीच में आंगन होता था और आंगन में जैसे खाना पकाना है, कताई करना है, इस प्रकार की गतिविधियां हुआ करती होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और भूमि तल पर जितनी भी दीवारें बनी होती थी, नीचे की जो दीवारें बनी होती थी उसमें खिड़कियां नहीं होती थी नीचे की दीवारों में, यानी कि ऊपर जो बनी होती थी उनमें खिड़कियां जरूर होती लेकिन नीचे की दीवारों पर खिड़कियां नहीं हुआ करती थी। और मुख्य जो दरवाज़ा होता था, मेन जो डोर होता था, उससे आंतरिक भाग या आंगन को सीधा नहीं देख सकते थे। ये यूनिक सी चीज़ थी, यानी कि गली से दरवाज़ा है लेकिन दरवाजे से मुख्य भाग है घर का वो दिखाई नहीं देता था। इस टाइप से कुछ घरों को बनाया जाता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार, एक स्नान घर
बाथरूम होता था, उस वक्त बाथरूम होता था और उसका पक्का फर्श बना होता था ईंटों से, और उसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। यानी कि जो ड्रेनेज है, पानी की निकासी की जो प्रबंध है, वो हर घर में यूनिक होता था। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु सीढ़ियों के भी अवशेष मिले, यानी कि 2 मंजिला इमारतें भी मिली है कि कहीं पर सेकंड फ्लोर पे ऊपर की तरफ अगर जाना है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना है, तो वहाँ पे छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। यानी कि जो घर पक्के बने होते थे और उनके ऊपर जाने की भी व्यवस्था की गई थी। कई जो घर हैं वहाँ पर कुएँ भी मिले हैं, जो अधिकांशतः ऐसे कक्ष में बनाए गए हैं जिसमें बाहर से आया जा सकता था, यानी कि आउटर पार्ट में था कि उसको बाहर से आया जा सके, तो अगर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए तो उसमें घर के अंदर डिस्टर्बेंसेस ना हो। और शायद ये भी है कि ऐसा इसलिए भी किया गया था कि जो राहगीर थे, आते जाते रहते थे, तो वो अगर पानी का प्रयोग करना चाहे तो कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए उसको आउटर जो रूम था उसमें वो कुएँ हैं वो मिले हैं या उनको बनाया जाता था। तो ये था उनके आवास कैसे होते थे, घर कैसे होते थे, वो भी अपने तरीके से यूनिक होते थे। उसके बाद जहाँ कुओं की बात आ गई तो बता दें कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 के आसपास कुएं हैं, उनके अवशेष मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता के, तो उनमें से जो मोहनजोदड़ो है उसमें कुओं की संख्या लगभग 700 के आसपास मिली है। उसके बाद बात करेंगे शिल्प उत्पादन में शामिल कार्य कौन कौन से थे। यहाँ पे शिल्प उत्पादन मतलब हाथों से कुछ उत्पादन कार्य भी किए जाते थे, जैसे कि मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु का कार्य किया जाता था, मोहर का निर्माण किया जाता था, बाट बनाए जाते थे, तो ये सब कुछ किया जाता था। चन्हूदड़ों की बात करें जो एक केंद्र है हड़प्पा सभ्यता का, तो उसकी एक छोटी 7 हेक्टेयर के आसपास, 1 हेक्टेयर में 2.5 किले के आसपास होते हैं, 2.5 एकड़ होते हैं। ओके, तो 7 हेक्टेयर की बात करें तो ये मान लीजिए कि 20 एकड़ से कम जमीन होगी, एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ पर शिल्प कार्य काफ़ी ज़्यादा किया जाता था, ज़्यादातर लोग थे वो इसी टाइप के एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। ऐसे ही मनके वगैरह, यानी कि ये सारे कार्य वहीं पे किए जाते थे, और शहरों से भी अवशेष मिले, लेकिन ये जो बस्ती थी चन्हूदड़ो, ये विशेष तौर पर शिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी उस वक्त। और यहाँ पे बात की कि मनकों के आकार की, तो हमने पहले ही बात कर ली कि मनके हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते थे, और मनके वो अलग अलग आकार के होते थे, और उनका प्रयोग संभवतः सजावट के लिए या फिर आभूषण के तौर पर किया जाता था। उसके बाद हम उत्पादन केंद्रों को देखेंगे कि कुछ उत्पादन केंद्र में मिले हैं जहाँ पर इस प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती थी, शिल्प के कार्य किए जाते थे। तो उनकी पहचान कैसे हुई कि वहाँ पे उत्पादन कार्य किए जाते थे। देखिए कि जहाँ पर शिलापिंड या चट्टान मिली है कुछ स्थानों पर, दूसरा जहाँ पर पूर्ण शंख मिले हैं, कुछ स्थान है जहाँ पर तांबा या एस्क जैसे कच्चे माल प्राप्त हुए हैं, या कहीं पर औजार भी मिले हैं, या कहीं पर कुछ कूड़ा कचरा इत्यादि भी मिला है, जिसमें से कुछ इस टाइप के टूटे फूटे भाग मिले हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके आधार पर पहचान किया जाता है कि वहाँ पर उत्पादन कार्य किया जाता था। उत्पादन केंद्र थे कौन कौन से? शिलापिंड या चट्टान मिली है, ओके, जिनसे उत्पादन में मदद मिलती थी। पूर्ण शंख मिले हैं कहीं पे अयस्क मिले हैं जैसे तांबा जैसे, कहीं पे औजार मिले हैं, और कहीं पे कूड़ा कचरा या फिर टूटे फूटे सामान मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वो उत्पादन केंद्र थे। अब इसमें देखिए कि कूड़ा कचरा है वो भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है, एक महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं कि एविडेंस माना जाता है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बात आती है इतिहासकारों की तो उसको भी एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं कि जिससे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है, एक स्रोत मानते हैं। वो इसलिए माना जाता है कि कभी कभी बड़े बेकार के टुकड़ों को, कभी कभी जो बड़े बेकार के टुकड़े होते हैं उनको छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ओके, यानी कि उससे जो छोटी छोटी वस्तुएं निकाल ली जाती थी। अब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को उसी जगह पे छोड़ दिया जाता था। अब उन टुकड़ों से आइडिया लगाया जाता है कि वहाँ पर किस प्रकार के कार्य किए जाते थे। तो ऐसे जो टुकड़े हैं वो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसे जो बड़े शहर हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है ना, अनुमान लगाया जाता है कि भाई वहाँ पर भी प्रोडक्शन यूनिट हुआ करती थी, वहाँ पर भी उत्पादन कार्य किया जाता था इस प्रकार की चीज़ों का। ओके, उसके बाद बात आती है कि ये जो शिल्प कार्य किए जाते थे इनके लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता था। तो कच्चा माल प्राप्त करने के कई सारे तरीके थे। देखिए शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता थी, जैसे मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, धातु इत्यादि हो गई। तो ये आमतौर पे इन इलाकों में, क्योंकि मैदानी भाग है और जो मैदानी भाग है वहाँ पर खनिज पदार्थ वगैरह का अभाव रहता है। अगर हम पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार की बात करें तो आमतौर पे खनिज नहीं मिलते हैं। सेम पाकिस्तान के ये जो मैदानी भाग है तो वहाँ पर ये खनिज पदार्थ नहीं मिलते हैं। तो ये जो खनिज धातु इत्यादि है वो तो बाहर से मंगवाए जाते थे। ओके, आवश्यक जो लकड़ी है
विशेष प्रकार की जो इमारती लकड़ी है तो वो भी बाहर से मंगवाई जाती थी। इन वस्तुओं के मंगाने में परिवहन के साधन के तौर पे बैलगाड़ी है उसका प्रयोग किया जाता था, जबकि सिंधु और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके आसपास बने नदी मार्गों या तटीय मार्गों हैं उनका भी प्रयोग किया जाता था। हड़प्पावासी जो शिल्पकार हैं उन्होंने नागेश्वर या बालाकोट है वहाँ से शंख आसानी से उपलब्ध था तो वहाँ पर बस्तियाँ स्थापित की, यानी कि जहाँ पर कच्चा माल मिलता था तो आमतौर पे बस्तियाँ वहीं पे उन्होंने सेटअप किया। तो ये पता चलता है कि कुछ जगह पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं था तो बाहर से मंगवाते थे, और कुछ जगह पर कच्चा माल जहाँ उपलब्ध था तो वहाँ उन्होंने बस्तियों को सेटअप कर लिया था। ऐसी अन्य जो स्थल है उसमें सुदूर अफगानिस्तान के शोरतुरघई और शोरतुघई की बात करें तो उसमें कीमती माने जाने वाले नीले रंग का पत्थर लाजवर्थ स्टोन है वो मिलता था, तो उसके आसपास ही बस्ती को सेटअप कर लिया था। लोथल जो कार्निलियन गुजरात में भड़ोच, सेलखड़ी दक्षिण में राजस्थान में, उत्तर में गुजरात से, और धातु जो राजस्थान में मिलती थी उनके आसपास सेटअप किया गया था। यानी कि लोथल इसी टाइप की बस्ती थी कि कच्चा माल जहाँ मिल रहा है उसके आसपास उसको सेटअप कर लिया गया था। तांबे के लिए राजस्थान का खेतड़ी इलाका है वहाँ से तांबे को प्राप्त किया जाता था, और सोने के लिए दक्षिण भारत जैसे इलाकों में अभियान भेजा जाता था और वहाँ के स्थानीय जो समुदाय है उनसे कांटेक्ट करके वहाँ से ये धातुएं प्राप्त की जाती थी। यानी कि इस टाइप से जो कच्चा माल है, जो आवश्यक वस्तुएं वो आसपास के इलाकों से मिलती थी तो वहीं पे बस्तियां सेटअप हो गई थी, अदरवाइज दूर दराज के इलाकों से भी उनको मंगवाया जाता था। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसके संबंध जो थे वो बहुत दूर के इलाकों से भी थे, सुदूर क्षेत्रों से भी इसके संपर्क के सबूत मिले। कैसे मिले? देखिए, हाल में जो हिस्टोरिकल खोजें हुई हैं उनसे पता चलता है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर में स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण ये दिखाते हैं कि जो ओमानी तांबा होता है और हड़प्पाई जो पुरानी वस्तुएं मिली हैं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, और दोनों के संबंधों को और ये संकेत करती हैं। यानी कि जो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से जो हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है, धातु के बर्तन वगैरह मिले हैं, उसमें जिस तांबे का प्रयोग किया गया है वो तांबा ओमान में मिलता है। क्योंकि ओमान का जो तांबा होता है और जो राजस्थान का तांबा, दोनों में फ़र्क है। ओमान के तांबे में निकल के अंश ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ पर भी निकल के अंश मिले हैं काफ़ी सारे बर्तनों में। तो इससे आइडिया लगता है कि हाँ, वहाँ से तांबा आया होगा। अगर तांबा आया इट मीन्स दैट वहाँ से उन इलाकों के साथ अच्छे रिलेशन रहे होंगे। ऐसे ही बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है, एक बर्तन है इसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है, ओमानी स्थलों से मिला हुआ है, ओमान है वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों की रिसाव को रोक देती है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इसमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते होंगे। ये भी माना जाता है कि उस वक्त जो तांबा लाया जाता था तो यहाँ से कुछ वस्तुएं उनको दी जाती होगी। तो ये पता चलता है कि दूर के जो इलाके थे, रिमोट जो एरियाज थे, उनसे भी इनके रिलेशन रहे हैं। इसी टाइप से देखिए कि मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें, मेसोपोटामिया की बात करें जो अभी का आधुनिक इराक है उसी इलाके की बात करें तो मेसोपोटामिया के स्थलों से भी मिले तांबे में निकल के अंश मिले, और लंबी दूरी की संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य खोजें जैसे हड़प्पाई मोहर है, बाट, पास या मनके इत्यादि हैं, ये भी अलग अलग स्थलों से प्राप्त हुए हैं जो यहाँ के थे। इससे भी ये पता चलता है कि इनके संबंध थे वो दूरवर्ती इलाकों से थे, व्यापार तो अच्छा खासा विकसित था। अब इसमें हम बात करेंगे कि कुछ और चीज़ें, जैसे हमने बात की कि क्या मिला है, मोहरें भी प्राप्त हुई है, क्या मिला है कि इसके साथ साथ बाट वगैरह भी प्राप्त हुए। तो ये जो मोहरें थी इनका प्रयोग कैसे किया जाता था? देखिए, ये जो मोहरें होती थी इनका जो प्रयोग था वो लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। जैसे दूर अगर कोई सामान भेजा जा रहा है तो थैलों को बांध दिया जाता था और उसकी रस्सी को मिट्टी लगा करके मोहरों से मुद्रांकित कर दिया जाता है, यानी कि एक स्टैंप लगा दी एक तरीके से। ठीक, इससे क्या होता था कि जो भेजने वाला उसकी पहचान हो जाती थी कि किसने ये भेजा है, और दूसरी जगह पर वो सामान सुरक्षित पहुंच जाता था। क्योंकि अगर उस सामान को खोला जाता तो मोहरें हैं वो विखंडित हो जाती थी। ओके, तो एक सेफ्टी भी रहती थी और एक ये कि आइडिया लगता था कि ये सामान कहाँ से आया है। ओके, तो इस तरीके से उन मोहरों का प्रयोग व्यापार में किया जाता था मुख्य तौर पे। और ये जो हड़प्पाई मोहरों की हम बात करें तो इनकी विशेषताओं को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि हड़प्पाई मोहरें थी उनकी विशेषताएं क्या होती थी। देखिए, सबसे बड़ी थी ये कि उसके ऊपर दो चीज़ें होती थी, एक तो कुछ पिक्चर बने होते थे और दूसरा एक कि उसके ऊपर कुछ लिखा होता था। तो इसके ऊपर जो लिखा है वो रहस्यमयी लिपि है, यानी कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। उस पर अनुमान लगाया जाता है कि मालिक का नाम या उसकी पदवी को दर्शाया जाता होगा,
उस स्टैम्प के थ्रू। इसके साथ साथ इसके ऊपर चित्र बने होते थे जो अनपढ़ लोगों को सांकेतिक तौर पर इसका अर्थ बताते थे, यानी कि उसके लिए चित्र का भी प्रयोग किया जाता था। और ये जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसको अब तक पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसको हम रहस्यमय लिपि कह सकते हैं। ओके, तो ये विशेषताएं होती थी हड़प्पाई मोहरों की। और ज़्यादातर जो मोहरें थी वो एक विशेष प्रकार के पत्थर है उससे बनाई जाती थी। उसके बाद यहाँ से हमें कुछ लिखावट वाली वस्तुएं वो भी प्राप्त हुई है जो हड़प्पा सभ्यता के केंद्र उनसे। देखिए मोहरें हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तांबे के औजार हैं उनके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, मर्तबान है, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं या मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ मिली हैं, तांबे की कुछ पट्टिकाएँ मिली हैं, आभूषण मिले हैं, अस्थि छड़ें भी प्राप्त हुई है, प्राचीन के सूचना पत्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली है जिनके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जिनसे ये लिखावट अभी तक पढ़ी नहीं गई है कि ये कौन सी लिपि में। जब पढ़ लिया जाएगा तो बहुत सारी जानकारी है और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो पाएगी। इसके साथ साथ यहाँ से जो बाट प्राप्त हुए हैं वो भी हमें काफ़ी सारी सूचनाएं प्रदान करते हैं। यहाँ के अगर बाटों की विशेषता की बात की जाए तो क्या कुछ रहा है, तो यहाँ पर विनिमय बाट जो हैं वो सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते थे, यानी कि अलग अलग इलाकों से जो बाट मिले तो वो एक ही भार के माप तोल के मिले। इसका मतलब ये कि उनको अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म वे से उनको प्रिपेयर किया जाता था। और ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए गए, अलग टाइप का एक पत्थर था उससे बनाए गए। और आमतौर पे ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे, निशान नहीं होते थे। और ये बाट द्विधारी यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस टाइप से बढ़ते जाते हैं। जबकि ऊपरी मानदंड है उसमें दशमलव प्रणाली का भी प्रयोग किया गया। और इनका प्रयोग संभवतः जो मन के हैं, आभूषण है, जो छोटे अगर बाटों की बात करें तो वो भी मिले, उनका प्रयोग आभूषण या मनकों के लिए किया जाता था। और बड़े बाट हैं उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को तोलने के लिए किया जाता होगा। ओके, ये बाट मिले, उनकी विशेषताओं की हमने बात कर ली। अब अंत में बात आती है कि ये जो सभ्यता थी इतनी ज़्यादा विकसित थी, हर चीज़ बेहतर थी, यानी पढ़े लिखे लोग भी थे। ओके, लिपि से पता चल रहा है, माप तोल के पैमाने बड़े यूनिफॉर्म थे, शहर बड़ी योजना के साथ बसाए गए थे, दूर दूर के देशों के साथ, स्थानों के साथ उनके संबंध थे, धातुओं के बारे में भी जानते थे, कृषि के बारे में भी जानते थे, सब कुछ विकसित अवस्था में था, सड़कें वगैरह थी, जल निकासी की उत्तम सुविधा थी। फिर भी ये ख़त्म कैसे हो गई? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में ये रही। तो इसके अंत के क्या कारण रहे हैं तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका अंत लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो इसके पीछे अलग अलग कारण बताए जाते हैं कि ये ख़त्म कैसे हुई। ये बताया जाता है, कुछ विद्वानों का तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। कुछ ये मानते हैं कि उस वक्त तापमान में एकदम से बदलाव आए और तापमान में कमी हुई और कमी होने के कारण तूफानी बर्फ़ के तूफान आए होंगे और उसके कारण ये सभ्यता ख़त्म हो गई। कुछ विद्वानों का ये मानना है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उस वक्त जलवायु परिवर्तन हुआ, यानी कि वनों की कटाई वगैरह हुई, उसके कारण अत्यधिक बाढ़ें आ गई और बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता वो ख़त्म हो गई। कुछ ये मानते हैं कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता है वो ख़त्म हो गई होगी। कुछ का मानना है कि शहरों का पतन हुआ और परित्याग कर दिया। कुछ का ये मानना है कि ये सभ्यता के लोग ख़त्म नहीं हुए, बल्कि ये जो सभ्यता थी धीरे धीरे यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने शहरों को छोड़ दिया और दूसरी जगह पर चले गए थे, इसलिए ये सभ्यता, ये जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई। कुछ जो लोग ये भी मानते हैं, कुछ विद्वानों का ये भी तर्क है कि इस सभ्यता का अंत है वो बार बार होने वाले विदेशी आक्रमण भी रहे हैं, कि विदेशी आक्रमणकारी आते रहे और ये क्योंकि शांति प्रिय लोग थे तो ये उनका सामना नहीं कर पाए और धीरे धीरे ये सभ्यता है वो ख़त्म हो गई होगी। तो ये अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। अब देखिए कि ये जितनी भी हमने इस चैप्टर में कहानी को पढ़ा उसमें सबसे बड़ा योगदान की बात करें तो एक बड़ा योगदान है वो जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम का है, जो भारतीय पुरातत्व के जनक भी माने जाते हैं। कौन है? जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इनकी बात चैप्टर के लास्ट में आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई कि उन्होंने जब पहली बार यहाँ पे जब खोज हो रही थी तो उन्होंने हड़प्पा के महत्व को उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया था कि भाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके कारण क्या थे? एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कनिंघम जो थे उनके भ्रम या फिर उनके द्वारा हड़प्पा के महत्व को समझने में जो चूक थी उसके पीछे क्या कारण थे, ऐसा क्यों हुआ? तो पहला यह था कि कनिंघम उत्खनन के समय ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार से सांस्कृतिक महत्व की होती थी। यानी कि पहला तो ये था कि जब वो खोज कर रहे थे
तो उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये था कि जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसी में इंटरेस्ट था। भवन मिले, कहीं पे कुछ नई चीज़ें मिली, उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। दूसरा यह था कि हड़प्पा जैसे पुरास्थल जो कनिंघम के खोज कार्य की प्रकृति से भी बिल्कुल अलग था, क्योंकि हड़प्पा जैसा पुरास्थल था वो चीनी यात्रियों के कार्यक्रम जैसा नहीं था, न ही कोई आरंभिक ऐतिहासिक शहर था जैसा कि कनिंघम भाई साहब खोज रहे थे। तो इसलिए भी उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी कि भाई ये तो इस टाइप का है नहीं, जैसा वो नहीं चाहिए था। इसके साथ साथ कनिंघम के खोज के ढांचे में भी उपयुक्त नहीं बैठता था, क्योंकि उनकी जो खोज का तरीका था वो कल्चर में, रीति रिवाज में, इनमें इंटरेस्ट रखते थे। वो ऐतिहासिक बिल्डिंग वगैरह में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके साथ साथ हड़प्पाई जो पुरावस्तुएं कभी कभी मिलती थी उनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, लेकिन वो समझ भी नहीं पाए थे कि इतनी प्राचीन है, यानी उन्हें लग नहीं रहा था कि ये बहुत ज़्यादा प्राचीन सभ्यता है, तो इसलिए भी उन्होंने उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। और एक कारण ये भी था कि कनिंघम का ये मानना था कि भारतीय इतिहास है उसकी शुरुआत गंगा घाटी के आसपास जो शहर पनपे थे वहाँ से हुई है, यानी उन्होंने पहले से ही अपना दिमाग सेट कर रखा था कि ये भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, इसके इम्पोर्टेंस को समझने में भूल कर दी या चूक कर दी। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने समझा कि हड़प्पा जो सभ्यता की बात की जा रही है उसकी खोज कहाँ से हुई और उससे क्या कुछ प्राप्त हुआ है, और जो कुछ प्राप्त हुआ है उनकी क्या क्या विशेषताएं रही है और वो हमें क्या कुछ बताते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको आसान लगा होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर आपको ठीक से समझ में आया, ये एनसीईआरटी की सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर भी, ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल है, सर्च कीजिए। इसके साथ साथ टेलीग्राम पर भी आप चैनल से जुड़ सकते हो ज्योग्राफी गुरु, और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट किया जा सकता है और आपको रिप्लाई भी मिलेगा। नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया तो वहाँ पर भी आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।